वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी पिछली कक्षा में यूनिट 4 के फर्स्ट टॉपिक सीसीई को प्रारंभ कर चुके थे। सीसीई की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो पिछली कक्षा में हमने इसका क्या मीनिंग है और इसके साथ ही किन किन सिद्धांतों पे काम करता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सब पढ़ लिया है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीसीई के प्रकार। सीसीई दो प्रकार से या दो प्रकार का काम करता है, सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन। और दूसरा इसका प्रकार है सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन दो प्रकार का होता है, सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में मैंने आपको ये बता दिया था कि सीसीए के अंतर्गत शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियों का आकलन किया जाता है, दोनों गतिविधियों को देखा जाता है। तो इसी तरह से ये जो यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन का मतलब कि बच्चे को नहीं पता कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, ठीक है। और बाह्य मूल्यांकन में यानी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंटरनल चीज है, चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ही हैं, हमें दिखाई नहीं देते ना, आंतरिक अंग है वो हमारे, इसी तरह से जो बाह्य अंग होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो जो एक्सटर्नल यहाँ पे इवोल्यूशन होगी वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी मौखिक, लिखित या कुछ प्रैक्टिकल्स यानी प्रयोगात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं वो इस इवोल्यूशन में आएंगी। दोबारा से फिर बता देती हूँ, यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है, तो वहां जिनकी हेल्प ली जाएगी वो क्या है, अवलोकन किया जाएगा। बच्चे को नहीं पता इसके बारे में, उसका ऑब्जर्वेशन की जा रही है, उसका अवलोकन किया जा रहा है। इसके अलावा इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यू भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि इंटरव्यू में तो पता होता है आज हमारा इंटरव्यू है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर इंटरव्यू के टाइप्स पढ़े हैं, प्रकार पढ़े हैं साक्षात्कार के, तो आपको पता होगा संरचित भी होता है और असंरचित भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इसके रूप में काम करेगा, इसके लिए काम करेगा। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक उपकरण होते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण। तो ये मनोवैज्ञानिक उपकरण कौन कौन से, आप ऐसे समझ लीजिए इन्हें, जैसे आप टूल्स यूज करते हो पर्सनालिटी के लिए, आपको पता ही है मनोवैज्ञानिक हमारे पास टूल्स हैं चेक करने के लिए किसी की पर्सनालिटी को, बुद्धि का मापन करने के लिए हैं, आपको पता ही है टेस्ट लिए जाते हैं मनोवैज्ञानिक, काफी टेस्ट बने हुए हैं इसके लिए, तो वो है ये मनोवैज्ञानिक उपकरण, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाह्य मूल्यांकन है, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगी मौखिक, लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा। मौखिक, लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाएं, ठीक है। अब ये क्या होंगी, ये औपचारिक होंगी, ठीक है, ये औपचारिक होंगी। औपचारिक का मतलब इनके बारे में ये कब होनी है, ये सब कुछ सब टाइम टेबल बच्चे के पास होगा, बच्चा इनकी तैयारी करेगा, उसे पता है किस दिन पे कौन सा एग्जाम है, ठीक है। और इस तरह से ये आएंगे बाह्य मूल्यांकन में। अब मुझे लगता है आपको ये प्रकार समझ में आ गए होंगे।
आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है बच्चे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बच्चे से इंटरव्यू लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके उसकी परीक्षा यानी उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, वो है आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन का मतलब उसकी बाह्य रूप में यानी पूरी तरह से उसको पता है औपचारिक रूप से परीक्षाएं ली जा रही हैं, वो परीक्षा मौखिक परीक्षा हो सकती है, लिखित परीक्षा हो सकती है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है इसके प्रकार। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी आवश्यकता की बात करेंगे। सीसीई की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सीसीई की आवश्यकता पड़ी कुछ प्रश्न खड़े हुए उनके उत्तर ढूंढने के लिए। ठीक है, सीसीई की आवश्यकता पड़ी कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए। अब वो प्रश्न कौन कौन से हैं जिनके उत्तर ढूंढने के लिए सीसीई की आवश्यकता पड़ी है, उस पे बात करते हैं। देखिए, ये सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है ये क्या करता है? 3 सिद्धांतों पर आधारित है। मैं पहले ही आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा ही मूल्यांकन का कार्य किया जाता है, पहला सिद्धांत था। दूसरे सिद्धांत में क्या करना है? निरंतरता। पूरे साल बच्चे की जो इवोल्यूशन है वो चलते रहने चाहिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरा साल चलते रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि साल के खत्म होने पर आप उसकी परीक्षा लें, ऐसा नहीं है। आपने पूरा सत्र पर्यंत, वर्ष पर्यंत उसकी परीक्षा लेनी है, ऐसा था। फिर व्यापक मूल्यांकन था, तो उसमें क्या करना है? तीसरा सिद्धांत कहता था व्यापकता होनी चाहिए मूल्यांकन में, मतलब कि बालक के केवल ज्ञान को ही मूल्यांकन के द्वारा नहीं जांचना है, बल्कि बालक के विकास के सभी पक्षों को जांचना है। जैसे ज्ञान के अलावा कौशल है, उसकी रुचियां हैं, उसकी अभिवृत्ति है, उसका अवबोध है, समझ है, ये सब कुछ ये भी चेक करना है। तो इसका मतलब मूल्यांकन का जो क्षेत्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। और व्यापक करने के लिए और इन सभी पक्षों को जांचने के लिए क्या होगा? हमें बालक की सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन करना होगा। इसीलिए तो सीसीई में शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है और सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है, दोनों आती हैं इसमें। वैसे तो ये सब कुछ आपको लास्ट क्लास में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। अब मैं वापस से इस पे आती हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने 3 सिद्धांत दोबारा से रिपीट किए हैं ना, वो इसी से रिलेटेड। तो सीसीई की आवश्यकता पड़ी कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए, क्योंकि ये सीसीई जो परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली है उससे अलग है। तो परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली को छोड़ करके हम इसको अपनाएं, तो इसका मतलब ये कुछ प्रश्नों के उत्तर दे तभी तो हम इसे अपनाएं। तो वो क्या प्रश्न है उस पे हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न ये कहते हैं कि क्या सत्र के अंत में ली जाने वाली परीक्षा से बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है? ये पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने के लिए सीसीई की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, ये प्रश्न क्या कहता है? परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली में क्या किया जाता है? सत्र के अंत में बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षा ली जाती है। तो ये कहते हैं क्या सारा साल पढ़ाने के बाद सत्र के अंत में जो परीक्षा ली जाती है उससे
बालक के बारे में सारे साल में उसने क्या सीखा, क्या पता चल जाता है, जानकारी मिल जाती है? ये पहला प्रश्न था, ठीक है। और इसी के जवाब में क्या कहा सीसीए ने? सीसीए ने ये कहा कि हमें बालक का जो मूल्यांकन है उसमें क्या लानी है, निरंतरता लानी है। क्या करना है, पूरा सत्र पर्यंत हमने बालक का मूल्यांकन करना है। तो ये इसका जवाब हो गया। सीसी के पास इसका जवाब था, वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सत्र के अंत में एक परीक्षा ले लो और ये पता चल जाए कि बालक ने कितना अधिगम किया है। बालक के ज्ञान और ज्ञान के अलावा जो बाकी सभी पक्ष हैं, कौशल है, विश्लेषण है, समझ है, अवबोध है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, उसका पता चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए सीसी ने कहा भाई निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, यानी ये कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन, ठीक है, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। ये इसका उत्तर था सीसीए के पास। अब अगला प्रश्न क्या किया गया, दूसरा प्रश्न था क्या मूल्यांकन का उद्देश्य बालक को अगली कक्षा में भेजना या प्रमाण पत्र देना मात्र ही है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्या मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि हम बच्चे को अगली कक्षा में भेज सकें या फिर उसे कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे सकें, क्योंकि कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है ना जिनमें क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी तरह से ये प्रश्न जो है ये कहना चाह रहा है कि क्या इवोल्यूशन इसलिए किया जाता है, मूल्यांकन इसलिए किया जाता है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालक को अगली कक्षा में भेजना ही है या उसे कोई प्रमाण पत्र देना ही है। तो इसका उत्तर भी सीसी ने दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, बालक के संपूर्ण पक्षों को चेक करते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तभी तो सीसी आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दोनों की बात करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न था क्या परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली से बालक के व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। अब ये तीसरा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने का प्रयास किया गया, ठीक है, कि क्या परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली है उसमें क्या किया जाता है, सत्र के अंत में सिर्फ एक परीक्षा ली जाती है और इसके अतिरिक्त इसमें केवल शैक्षिक गतिविधियों का ही मूल्यांकन किया जाता था, ठीक है, सहज शैक्षिक का वहां कोई रोल नहीं था, केवल शैक्षिक गतिविधियों का ही मूल्यांकन किया जाता था या है, अगर हम परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली को लेकर के चलते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बालक के केवल शैक्षिक पक्ष का या शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करके क्या बालक के व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये तीसरा प्रश्न था जिसका उत्तर भी दिया सीसी ने कहा नहीं, इसीलिए तो सीसी ने बात की शैक्षिक प्लस सहज शैक्षिक, ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न था जिसका उत्तर भी सीसी के पास उपलब्ध था। अब जो नेक्स्ट फोर्थ
क्वेश्चन था वो था ये, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, नीड आवश्यकता है, आपको पता ही है यहाँ पे हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु दिशा निर्देश देने का काम किसका है। ठीक है, ये बात कर रही हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें जो सुधार लेकर के आना है, वो सुधार लाने का काम, उसके लिए जो गाइडेंस देने की बात है वो देने का काम किसका है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली में, लेकिन सीसी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, गाइडेंस भी देता है। पहली बात तो गाइडेंस वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद एक शिक्षक हैं, बच्चे का निरंतर मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे के मूल्यांकन के साथ साथ हमारी टीचिंग का भी मूल्यांकन हो रहा है, तो जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता होगी हम खुद ही सुधार ले आएंगे, हमें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय जब हम लास्ट में, सत्र के लास्ट में जाकर के, साल के अंत में जाकर के परीक्षा लेते हैं तो हम खुद भी कुछ नहीं कर पाते, कोई सुधार नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पे जब सततता होगी, निरंतरता होगी, व्यापकता होगी, तो इसका मतलब हम खुद कैपेबल हो जाएंगे बच्चे के लिए जो भी सुधार लेके आना है अपनी योजना में अच्छे से शिक्षण कराने के लिए, तो वो हम अच्छे से ला सकते हैं। तो ये प्रश्न है जिनका उत्तर उपलब्ध था सीसी के पास, इसीलिए परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली से इसे अच्छा समझा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है सीसीई की योजना या प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसे आप मेरे साथ साथ समझ आइए। हमें ये पता चल गया है कि सीसीई में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियों को मूल्यांकन में रखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके आप मेरे साथ समझिए। यहाँ पे है विद्यालय क्षेत्र। ठीक है, विद्यालय क्षेत्र का मतलब ये है कि क्लास के अंदर जो मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, विद्यालय क्षेत्र। इसके अलावा ये है सह विद्यालय क्षेत्र, यानी जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्कोप उनका यहाँ पे रहेगा। इसके साथ ही सह विद्यालय गतिविधियां, पूरा साल जो गतिविधियां चलेंगी, जो एक्टिविटीज चलेंगी वो वहां आएंगी। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र हैं। आगे इन क्षेत्रों में क्या आता है एक एक करके हम इन्हें जानते हैं। यहाँ पे है विद्यालय क्षेत्र, इसके 2 पार्ट हैं, फिर आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 2 पार्ट्स में पहले है अकादमिक निष्पत्ति। ठीक है, एकेडमिक प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, एकेडमिक प्रोग्रेस। इसके अंतर्गत आगे यहाँ पे देखिए लिखा है FA1, FA2, फिर SA1। ये सभी आप जानते हैं, पहले FA1 होता है, FA2 होता है, उसके बाद SA1 होता है, फिर FA3 होता है, FA4 होता है, फिर SA2 होता है। FA1 और FA2 के अंदर जितना भी सिलेबस करवाया जाता है, ये अब आप कईयों को ये नहीं पता होगा कि ये FA से क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये है FA का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रचनात्मक आकलन पढ़ा चुकी हूँ ना मैं आपको, वो है ये। और SA का मतलब समेटिव, समेकित आकलन, वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपके सिलेबस में दोनों ही लगे हुए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट में आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, इनमें जो सिलेबस आएगा, जो लेसन्स आएंगे, वो सारे के सारे SA1 समेटिव 1 में आएंगे। इसके बाद FA3, FA4, ये इनके अंदर जो सिलेबस और जो टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे SA2 में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरे साल में ये 6 टाइम का शेड्यूल रहता है। ठीक है, ये किसमें आता है, अकादमिक
निष्पत्ति या एकेडमिक प्रोग्रेस में। ये तो बात हो गई है एक पार्ट की। अब आ जाते हैं इधर, ये है असेसमेंट, आकलन, असेसमेंट। आकलन में किस किस चीज का ध्यान रखा जाएगा देख लीजिए। कार्य अनुभव आएंगे, जो भी उसने कार्य करके सीखा यानी प्रैक्टिकल वर्क किया है वो इसमें आएगा। इसके बाद कला शिक्षा, बच्चे को कला शिक्षा एक सब्जेक्ट लगा होता है ना, ठीक है, ड्राइंग वगैरह या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह जिसमें आता है तो वो इसमें आता है। उसकी इस असेसमेंट को भी इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, कला शिक्षा का भी। इसके बाद शारीरिक शिक्षा, आपको पता ही है शारीरिक शिक्षा भी लगा होता है। ये किसमें आए, ये तीनों आए आकलन में, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे इधर पार्ट पे आ गए हैं, सह विद्यालय क्षेत्र। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जीवन कौशल, लाइफ स्किल, ठीक है, जीवन कौशल। दूसरा है अभिवृत्ति यानी आपका एटीट्यूड, आपका या बच्चे का एटीट्यूड। आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चे के असेसमेंट में या बच्चे के मूल्यांकन में इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। तो जीवन कौशल, लाइफ स्किल में क्या आएंगे, 3 प्रकार के कौशल आएंगे। पहला हम चेक करेंगे कि चिंतन कौशल कैसा है उसका, यानी उसमें चिंतन मनन करने की कितनी शक्ति है, कितना स्किल है। फिर है सामाजिक कौशल, बच्चा कितना सामाजिक है, उसकी जो सामाजिकता है उसको चेक किया जाएगा यहाँ पे सामाजिक कौशल में। इसके साथ ही भावात्मक कौशल, यानी उसमें दया, करुणा, अपनापन, ये कितने गुण हैं, दूसरों के प्रति परोपकारी होना, ये कैसे गुण हैं, ये होते हैं भावात्मक कौशल। तो ये 3 प्रकार के कौशल उसमें चेक किए जाएंगे, चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल, भावात्मक कौशल। ये 3 आ गए जीवन कौशल में, ठीक है। इसके बाद अभिवृत्ति पे बात करते हैं। तो अभिवृत्ति यानी कि दृष्टिकोण, यानी कि सोच, आपका एटीट्यूड, किस किस के प्रति बच्चे के एटीट्यूड को चेक किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा उसके एटीट्यूड का। तो सबसे पहले शिक्षक के प्रति, ये नीचे पार्ट किए हुए अभिवृत्ति के हैं, देख लीजिए एरो यहाँ से नीचे जा रहा है ये लाइन। शिक्षक के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, उसका कैसा बिहेवियर है, क्या सोच है उसकी, क्या दृष्टिकोण है अपने टीचर्स के प्रति, ये चेक करेंगे। सहपाठियों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, ये देखेंगे। विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति, विद्यालय में जो विभिन्न कार्यक्रम कराए जाते हैं उनके प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसको देखा जाएगा, उसकी सोच कैसी है उसको देखा जाएगा। और इसके अलावा लास्ट में पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति उसके मन में क्या एटीट्यूड है, वो क्या चाहता है, इन्वायरमेंट के प्रति उसकी सोच क्या है, क्या वो पर्यावरण का संरक्षण करना या फिर उसे पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, या पेड़ पौधों का ख्याल रखना अच्छा लगता है या नहीं, ये सब कुछ उसकी अभिवृत्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है उसके अंतर्गत भी 2 पार्ट आ गए हैं, जीवन कौशल और अभिवृत्ति, ठीक है। और इसके बाद सह विद्यालय गतिविधियां तीसरे पार्ट पे हूं मैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए इसमें आएंगे साहित्यिक कौशल, यानी साहित्य के प्रति जितनी भी गतिविधियां पूरे साल में कराई जाती हैं, साहित्य से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित, बच्चा उसमें कितना भाग लेता है, ठीक है। इसके साथ ही वैज्ञानिक कौशल, विज्ञान से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बच्चा उनमें किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है, या उसका पार्टिसिपेशन कैसा रहता है उसमें, वो इस पार्ट में देखा जाएगा। इसके अलावा कलात्मक कौशल, कला से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ड्राइंग से रिलेटेड जैसे कंपटीशन होना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कुछ होना, तो ये सारी की सारी गतिविधियों में बच्चा किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, उसकी पार्टिसिपेशन को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो साहित्य की गतिविधियों में कितना पार्टिसिपेट करता है, विज्ञान एग्जीबिशन वगैरह जब लगाई जाती है, ठीक है, साइंस प्रदर्शनी एग्जीबिशन कह सकते हैं, या फिर विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है विद्यालय में, तो बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसके प्रति। और यहाँ पे कलात्मक जब गतिविधियों के प्रति उसके हम ये कह सकते हैं रिस्पॉन्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 3 पार्ट है और ये है इसकी योजना या प्लानिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको इस पे फोकस करना होगा, आपको
एक दो बार इस चार्ट को देखोगे आपको याद हो जाएगा। और अगर आप ये चार्ट एग्जाम में बना करके आते हैं तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। आई एम डैम श्योर कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर आप ये चार्ट बना करके आते हैं तो। बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। 2-4 बार आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। विद्यालयी क्षेत्र में 2 पार्ट हैं, अकादमिक निष्पत्ति और आकलन, एकेडमिक प्रोसेस और असेसमेंट। इसमें वही FA1, FA2 फिर SA1, FA3, FA4 फिर SA2। आकलन में 3 चीजें आएंगी, कार्य अनुभव, प्रैक्टिकल वर्क हो गया उसका, कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। दूसरे पार्ट में सहविद्यालयी क्षेत्र में जाएंगे, फिर 2 पार्ट कर देना, जीवन कौशल और अभिवृत्ति। जीवन कौशल में चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल, भावात्मक कौशल। अभिवृत्ति में शिक्षक के प्रति अभिवृत्ति, सहपाठियों के प्रति अभिवृत्ति, फिर विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति अभिवृत्ति और फिर पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति। और लास्ट में सहविद्यालय गतिविधियों में 3 प्रकार की गतिविधियां, साहित्यिक कौशल, वैज्ञानिक कौशल और लास्ट में कलात्मक कौशल। ठीक है, बहुत आसान है। इसके साथ ही आपका CCE टॉपिक कंप्लीट हो गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये जो यूनिट 4 का हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली कक्षा में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।